नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति और रासो काव्य परंपरा के काव्य की विशेषताएं। यहाँ पर हम जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे वो हम देखेंगे कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस किस विद्वान ने किससे मानी है। ठीक है कि ये जो शब्द है रासो वो किससे बना हुआ मानते हैं, जो कहाँ से आया, अलग अलग विद्वान ये इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से मानते हैं, ये हम देखेंगे आज। ये देखो यहाँ पर है कि रास और रासो शब्द की व्युत्पत्ति संबंधी विद्वानों में मतभेद है। कुछ मत निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला देखो कि रास, जो नंद दुलारे वाजपेयी उन्होंने जो रासो शब्द की उत्पत्ति रास से मानी है, उनका जो तर्क है वो कहते हैं कि रासो की उत्पत्ति किससे हुई है, रास शब्द से हुई है। ठीक है, तो बाद में आता है जो चंद्रबली पांडे हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं, पंडित विश्वनाथ मिश्र हैं, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हैं, हजारी प्रसाद वेदी, वो किससे मानते हैं, रासक से। ठीक है, वो रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानते हैं। देन आता है नरोत्तम स्वामी जी रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानते हैं। देन आता गारसा दा तासी, जो गारसा दा तासी है फ्रेंच विद्वान, ये रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय से मानते हैं। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री, ये रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं राजर्ष से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट वाला रहस्य। ठीक है, कविराज शायमल दास और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य शब्द से मानते हैं। अब हम इसको विस्तार से देखेंगे कि इन्होंने इस शब्द से अपने अपने अकॉर्डिंग क्यों रासो शब्द की व्युत्पत्ति जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं वो किस आधार पर दिए हैं। ठीक है, वो देखते हैं अभी। देखो, आदिकाल का वीर रसात्मक साहित्य रासो नाम से व्यक्त हुआ है। ठीक है जी, जो इसका काव्य है ना वीर रसात्मक, वो किस नाम से कहते व्यक्त हुआ है, रासो नाम से व्यक्त हुआ है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में भी विद्वान एक मत नहीं है। फ्रांसीसी इतिहासकार गारसा दा तासी इस शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से मानते हैं। ठीक है, परंतु अपने मत के पक्ष में, देखो अब अपने मत के पक्ष में उन्होंने कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने कोई भी प्रमाण नहीं दिया कि वो इससे इसकी उत्पत्ति क्यों मानते हैं राजसूय से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नरपति नाल्य की निम्न पंक्ति के आधार पर इस शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानते हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। और किस आधार पर, जो बीसल देव रासो एक ग्रंथ है, उसकी जो लाइन है नाल्य रसायन आरंभी शारदा तुटी ब्रह्मा कुमार, इस आधार पर ये रसायन शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। जिन्होंने अपना आधार पुष्ट प्रमाण दिया है। नेक्स्ट आता है शुक्ल जी का मानना है कि जिस प्रकार रसायन निर्जीव और निशक्त शरीर में अपूर्व बल, वीर्य और पराक्रम का संचार कर देती हैं, उसी प्रकार ये वीर रसात्मक काव्य ग्रंथ भी राष्ट्र के निर्बल प्राणों में रसायन की भांति अपूर्व ओज और उत्साह का संचार कर देते हैं। तो रासों की उत्पत्ति रसायन से ही मानना युक्ति युक्त है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कविराज श्यामदास तथा डॉक्टर कांशी प्रसाद रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य शब्द से मानते हैं, किंतु रासो ग्रंथों में किसी भी गूढ़ दार्शनिक रहस्य का चित्रण नहीं किया गया। ठीक है, उन्होंने उत्पत्ति मानी रहस्य से। रहस्य का अर्थ क्या होता है, कोई गुप्त बात। ठीक है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी गूढ़ दार्शनिक रहस्य का चित्रण नहीं हुआ है जो रासो ग्रंथ है। नेक्स्ट देखो, श्री नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसिक शब्द से मानते हैं। प्राचीन राजस्थानी में रसिक का अर्थ कथा काव्य था। ठीक है, रसिक का क्या अर्थ था, राजस्थानी जो प्राचीन राजस्थानी भाषा थी तब इसका अर्थ था कथा काव्य। ठीक है, यही शब्द उनके अनुसार रसाओ या रासो हो गया है। ब्रज भाषा में रासो झगड़े के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो ब्रज भाषा है उसमें रासो का अर्थ क्या है, झगड़े के अर्थ में भी ये प्रयुक्त होता है। जैसे तने कहा रासो रुपोई है। ठीक है, अर्थात तूने क्या झगड़ा खड़ा किया है। ये सच है कि रासो ग्रंथों में युद्धों का वर्णन है, परंतु मुख्यतः जो चरित काव्य है। ठीक है, चरित काव्य समझते हैं ना, जो किसी के करैक्टर पर आधारित है, तथा इसमें कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जिसमें शुद्ध रूप से प्रेम का ही वर्णन है, जैसे संदेश रासक आदि ग्रंथ। नेक्स्ट देखो, आचार्य चंद्रबली पांडे
रासो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत साहित्य के रासक शब्द से मानते हैं। संस्कृत साहित्य में रासक की गणना रूपक अथवा अपरूपक में हुई है, उपरूपक में हुई है। अपने मत के समर्थन में पांडे जी ने पृथ्वीराज रासो के प्रारंभिक भाग का हवाला दिया है। ठीक है, किसका दिया है हवाला? पृथ्वीराज रासो, जो एक महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, उसके प्रारंभिक भाग का इसने हवाला दिया था, तो उसके आधार पर ये प्रमाण करते हैं। जहाँ नट नटी की भांति कवि चंद और उनकी पत्नी के नाटकीय संवाद से ग्रंथ का श्री गणेश हुआ है। पांडे जी का मत है कि पृथ्वीराज रासो सरीखे रासो ग्रंथों का प्रणयन प्रदर्शन के लिए किया गया था, किंतु हिंदी और अपभ्रंश के अनेक ऐसे रासो ग्रंथ हैं जिनका आरंभ पृथ्वीराज रासो की ही तरह हुआ है। दूसरे हिंदी में ऐसे अनेक ग्रंथ मिलते हैं जिनका आरंभ पृथ्वीराज रासो के समान हुआ है, परंतु हम उन्हें रासो ग्रंथ नहीं कह सकते। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है कि रासक एक छंद है। ठीक है, इन्होंने क्या माना है कि रासक एक छंद है और काव्य भेद भी है। काव्य के संबंध में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ करता था। पृथ्वीराज रासो उसी परंपरा का काव्य है। आदिकालीन वीर गाथाओं में चारण कवियों द्वारा लिखे गए चरित काव्यों के लिए रस इस शब्द का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः रासो शब्द अपभ्रंश का है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ये है किसका शब्द? अपभ्रंश भाषा का। अपभ्रंश में रासा अथवा रासक शब्द कथा काव्य तथा चरित काव्य के लिए प्रयुक्त होते रहे थे। ठीक है, अपभ्रंश भाषा में इसका प्रयोग किसमें होता था? कथा काव्य या फिर चरित काव्य के लिए। उन्हीं के आधार पर हिंदी में आरंभिक चरित काव्यों को रासो कहा जाने लगा। जैन साहित्य में अनेक रासक, रासा आदि चरित काव्यों की रचना हुई थी। वहाँ परंपरा आदि में विकसित होकर रासो परंपरा कहलाई। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रकट किए गए मत भी स्वीकार किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये था जो हमने पीछे किया वो था अलग अलग विद्वानों द्वारा जो रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है और उन्हें इसके तर्क में क्या प्रमाण दिए हैं वो थे। अब हम देखते हैं रासो काव्य परंपरा, इसका शुरुआत कैसे हुई, ये क्या है, ये सारी चीज़ें। रासो काव्य परंपरा का सर्वप्रथम काव्य 11वीं शताब्दी के महान कवि अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक है। ठीक है, सबसे पहला रासो काव्य के अंडर आने वाला जो काव्य है, जो ग्रंथ है, वो है संदेश रासक, जिसे क्या कवि अब्दुल रहमान ने लिखा था। ठीक है, इससे क्या हुआ था शुरू? रासो काव्य की परंपरा शुरू हुई थी। ये प्रेम के विरह पक्ष का एक खंड काव्य है। ठीक है, ये इसका विषय क्या था? प्रेम के विरह पक्ष का खंड काव्य है, जो एक कल्पित लोक जीवन कथा पर आधारित है। ठीक है, ये जो कथा है इसमें वो क्या है? सारी की सारी कल्पित है, इमेजिनेशन की गई है। अपभ्रंश की दूसरी महत्वपूर्ण रासक रचना है बृहतेश्वर बाहुबली रास। इसमें भारत और बाहुबली के युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो दूसरी रचना आती है रासो साहित्य के अंडर वो आती है बृहतेश्वर बाहुबली रास। युद्ध के साथ साथ प्रेम का भी वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। इस ग्रंथ की परंपरा में अनेक ग्रंथों की रचना भी की गई, जिसमें से प्रमुख के नाम है बुद्धि रास, जीव दया रास, चंदनमाला रास, उपदेश रास, रसायन रास, गौतम रास, तेजपाल रास आदि। पृथ्वीराज रासो के प्रवर्ती रासो काव्य ग्रंथों में हमीर रासो, परमाल रासो और विजयपाल रासो प्रमुख हैं। रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है, ये जितने भी रासो ग्रंथ जहाँ पर बताए गए हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, बुद्धि रास, जीव दया रास, चंदनमाला रास, संदेश रासक या बृहतेश्वर बाहुबली रास, इसमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख जो है वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये ग्रंथ सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं। मिश्र बंधुओं ने इस ग्रंथ के विषय में लिखा है, चंद्रबरदाई की कविता से प्रकट होता है कि ये एक प्रौढ़ रचना है और छंद आदि रीतियों को देखकर पता चलता है कि कवि को इनका पूर्ण ज्ञान था। इन्होंने ही हिंदी काव्य रचना की नींव डाली। कर्नल टॉड ने इस ग्रंथ को अपने समय का विश्व इतिहास की संज्ञा दी है। ठीक है, कर्नल टॉड ने इसे किसकी संज्ञा दी है? अपने समय की विश्व इतिहास। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि संदेश रासक अब्दुल रहमान। ठीक है, ये अब्दुल रहमान द्वारा लिखे हैं। मंजू रासो अपभ्रंश की संवत 1150 के आसपास की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई गुप्त के अनुसार संवत 1400 के आसपास की रचना। हमीर रासो शारंगधर का है।
बुद्धि रासो जल कवि, समय इसका है 1450 के आसपास। परमाल रासो को आल्यखंड भी बोलते हैं जी, किसके द्वारा रचित है? कवि जगनिक के द्वारा। खुमान रासो आता है जो दलपति विजय द्वारा रचित है। मांकन रासो आदि। उपयुक्त ग्रंथों से में जो रास ग्रंथ है वो कोमल भावनाओं तथा रासक ग्रंथ कठोर भावनाओं के रूप में है। ठीक, जिसके नाम पे आगे रास रास लगा हुआ है वो क्या है? कोमल भावनाओं के प्रतीक है। और जो रासक हैं वो किसके हैं? कठोर भावनाओं के प्रतीक हैं। इनमें से बहुत से ऐसे ग्रंथ भी हैं जो दोनों प्रकार की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। रासक परंपरा में कोमल भावनाओं के ग्रंथ भी पर्याप्त हैं, जबकि अधिकता कठोर भावनाओं के काव्य की है। रासो ग्रंथों में मांकन रासो जैसे कुछ ग्रंथ विनोद प्रधान काव्य भी हैं। ठीक है, विनोद प्रधान समझते हो ना, जैसे हास्य प्रधान आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, आगे आती है रासो काव्य परंपरा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, जो रासो ग्रंथ लिखे गए हैं उन सारे ग्रंथों की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है, उनमें क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन से विषय उसमें हैं, वो सब हम यहाँ पर करेंगे उनकी विशेषताओं में। रासो काव्य परंपरा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ये क्या है? ये प्राय वीर चरित काव्य है। कौन से ये काव्य है? वीर चरित। ठीक है, इसमें वीरों के चरित्रों का गान किया गया है। दूसरा आता है रासो ग्रंथों में अपभ्रंश के चरित काव्य की कथानक रूढ़ियों एवं काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इसमें जो अपभ्रंश भाषा थी, ठीक है, उसमें जो साहित्य रचा जाता था उसकी जो रूढ़ियाँ थी कथा कहने की, उसका इसमें क्या है? प्रयोग किया गया है। जैसे संवाद रूढ़ी, तोता मैना या शुक शुकी संवाद का रूप। ठीक है, इन्होंने तोता मैना इस कथा में अपनी कहानियाँ या अपना काव्य लिखा है, या शुक शुकी संवाद में। रासो परंपरा के काव्य में विविध छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इनके जो ग्रंथ हैं जो रासो के अंडर आते हैं उसमें क्या है? अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। जैसे पृथ्वीराज रासो में 72 प्रकार के मात्रिक, वार्णिक, संयुक्त एवं फुटकर छंदों का प्रयोग हुआ है। इन ग्रंथों में वीर रस प्रधान है। ठीक है, इन ग्रंथों में क्या है? जो तो पहले भी मैंने आपको पहला पॉइंट है कि वीरचरित काव्य है, और जो रासो काव्य है सारा का सारा क्या है? वीर रस प्रधान है। इसमें जो रस है वो कौन सा है? वीर रस। साथ ही श्रृंगार का भी मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है, एक श्रृंगार रस है उसका भी क्या कहते हैं? यहाँ पर चित्रण हुआ है। नेक्स्ट देखो, इन ग्रंथों में युद्धों का संजीव वर्णन किया गया है। ठीक है, वीर चरित प्रधान अर्थात वीरों की जो शौर्य गाथा है उसका चित्रण किया गया है। तो शौर्य गाथा तो युद्ध से ही उत्पन्न होगी। ठीक है, तो युद्ध करेंगे तो अभी तो उनकी वीरता का, शौर्य का पता चलेगा। तो ये इसीलिए ये क्या है? युद्धों का संजीव वर्णन है। इसमें ये वर्णन ऐसा है मानो किसी प्रत्यक्षदर्शी ने उसका वर्णन किया हो। ठीक है, क्या कहते हैं कि जब हम उसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जिसने इस प्रकार लिखा गया है कि उस किसी ने उसको हूबहू देखा है और पूरा का पूरा उसी प्रकार उसको लिख दिया है। ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी अर्थात जो सामने देख रहा है और उसको पूरी तरह से लिख रहा है, ऐसा लगता है। इन ग्रंथों में अपने आश्रयदाता की, कथानक के नायक की वीरता का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। ठीक है, आश्रयदाता क्या होता है? कि जो कवि हैं वो जिसके संरक्षण में रह रहा है। ठीक है, आदिकाल में क्या था? बादशाह लोग थे, राजा लोग थे, सामंत लोग थे, तो उनके आश्रय में तब उन्होंने कवि रखे होते थे। ठीक है, जैसे उन्होंने वो क्या कहते हैं उसको, जैसे कथक करने के लिए, ठीक है, उन्होंने रखी होती थी नारियां वगैरह। उसी प्रकार कविता रचने के लिए, साहित्य रचने के लिए भी इन्होंने काव्य, जो कवि लोग हैं वो रखे होते थे अपने दरबारों में। इसीलिए उनको जो रखते थे अपने दरबारों में, जैसे राजा लोग, वो आश्रयदाता है यहाँ पर। ठीक है, तो उन्होंने उनकी वीरता का चित्रण किया है। कवियों ने अपने आश्रयदाता की वीरता अर्थात अपने जिस जिस राजा के संरक्षण में रहते थे उस राजा की वीरता का चित्रण किस रूप में किया है? अतिशोक्तिपूर्ण। अतिशोक्तिपूर्ण होता है कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, कि वो चाहते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनाम प्राप्त हो राजा से। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया? उनका चित्रण है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। रासो ग्रंथ अधिकतर प्रबंध काव्य है। ठीक है, ये कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य। रासो काव्य प्राय सर्गों में विभक्त है। प्रबंध काव्य इसीलिए ये सर्गों में विभक्त मिलेगा। रासो काव्य ग्रंथों में भारतीय आर्य भाषाओं के शब्दों के अतिरिक्त अरबी, फारसी शब्दों को भी भरमार देखने को मिलती हैं। इनमें इतिहास और कल्पना का अद्भुत सम्मिश्रण है। इतिहास का चित्रण भी किया गया है और साथ में इसमें कल्पना भी है। नेक्स्ट आते हैं 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक इस कुछ हास्य रस मिश्रित रासो ग्रंथ की भी रचना हुई है, जिनमें से प्रमुख है मांकन रासो, अंदर रासो, खीचड़ रासो और ये क्या लिखा है? गोदा रासो। ठीक है, गोदा रासो आदि। नेक्स्ट आता है रासो ग्रंथों में अनेक की
प्रामाणिकता को लेकर विवाद बना हुआ है। ठीक है जी, जितने भी ग्रंथ हैं उनमें से बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं जिसको क्या प्रमाणिक नहीं माना जा रहा। ठीक है, उसमें क्या है कि विवाद बना हुआ है कि ये प्रमाणिक है या नहीं है, क्योंकि इनमें वर्णित जो घटनाएं एवं नाम, इतिहास तथा उपलब्ध शिलालेखों से मेल नहीं खाते, परंतु साहित्यिक दृष्टि से ये ग्रंथ अपना विशेष महत्व रखते हैं। ठीक है, वो कहता है कि चाहे ये जो ग्रंथ हैं इतिहास से मेल नहीं खाते उस समय के आदिकाल के, लेकिन जो साहित्य की दृष्टि से अगर हम देखें लिटरेचर के रूप में इसको, तो ये क्या है, इनका विशेष स्थान है। यहाँ से देखो, रासो परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ क्या है? पृथ्वीराज रासो है। ये एक प्रबंध महाकाव्य है तथा इस ग्रंथ को हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य होने का गौरव भी प्राप्त है। ठीक है, आपको कई बार ऐसा प्रश्न आ सकता है कि हिंदी का प्रथम प्रबंध महाकाव्य कौन सा है, तो वो आएगा पृथ्वीराज रासो। पूर्ववर्ती और परवर्ती, पूर्ववर्ती होते पहले के और परवर्ती अर्थात बाद के कोई भी रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की समता में नहीं ठहर सकते। ये ग्रंथ वीर गाथा काव्य का प्रतिनिधि ग्रंथ तो है ही। ठीक है, किसका है ये? वीर गाथा का। इसमें वीर गाथा काव्य के समस्त गुण भी विद्यमान हैं। आदिकालीन रासो ग्रंथों में ये ग्रंथ विद्वानों की चर्चा का विषय बना रहा है। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न, रासो काव्य की, रासो शब्द की व्युत्पत्ति और रासो परंपरा के अंडर आने वाले जो काव्य हैं उनकी विशेषताएं। तो यहाँ पर ही ये समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।